हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आपके भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन फीचर्स में, इन विशेषताओं में आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं से लेकर के और लोअर ग्रेड की परीक्षाओं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें विशेषताओं में हम भारतीय संविधान की विहंगम टोटल क्या क्या मेन क्वालिटी है ये बताएंगे। भारतीय संविधान कैसा संविधान है ये बताएंगे। फीचर्स के बारे में पूरी बातें करेंगे और यहाँ तक आपको बताएंगे कि बीए लेवल पर, 12th लेवल पर ये क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की विशेषता की व्याख्या कीजिए, विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये हर वर्ग, हर बच्चे के लिए, हर क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संविधान की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, संविधान की विशेषता के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा सुन लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लेना। मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है। समझ रहे आप? मतलब भारतीय संविधान व्यवहारिक संविधान है। इसमें परिवर्तन क्षमता है। इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य है। इसमें शांति काल हो या युद्ध काल हो, देश की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य है। और कहा उन्होंने, वास्तव में मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहूंगा कि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो नया संविधान, नवीन संविधान मतलब नए समाज बदलेगा तो खराब होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका कारण यह नहीं कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। उनकी व्यवहारिकता की बात BR अम्बेडकर ने कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान, अगर देश का संविधान अच्छा है, उसके शासक चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? संविधान बेकार है। लेकिन वही संविधान थोड़ा 19 है और उसके चलाने वाले अच्छे हैं, व्यवहारिकता अच्छी है, तो उस देश का संविधान पावरफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात ये आती है कि संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग क्रम वाइज कुछ पॉइंट हैं क्लियर करेंगे। आपको आनंद आएगा, हर पॉइंट के बारे में नई नई चीज मिलेंगी दोस्तों। पहला है विशाल एवं विस्तृत संविधान। आप जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है और लिखित संविधान भी है। इससे पहले अमेरिका के संविधान को लिखित किया गया, लेकिन भारत का जो संविधान है वो विशाल और विस्तृत संविधान है दोस्तों। इसके अगर बात करें तो इसकी जो संविधान निर्माण लागू हुआ था संविधान हमारा, तो इसमें 395 आर्टिकल थे। मतलब थे का मतलब जब संविधान लागू हुआ था, तो जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ उस समय 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट। ये हमारा मेन संविधान था जब हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में 8 अनुसूची की जगह अनुसूची हो गई 12, भाग हमारे 22 है, लेकिन खंड के आधार पर लगभग 24-25 भाग हो जाते हैं। यानी मूल संविधान की तरह ही इनको रखा गया है। इनकी मूल रूप को नहीं बदला गया। 395 से 444 हो गए, नहीं, इनमें खंड का बढ़ा के उस आधार पर इनके भाग और संविधान के इनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जरूरत के आधार पर। लेकिन अनुसूचियों को हमें जरूर 12 कर दिया है। देखिए दोस्तों, अगर अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? देखिए, मजेदार बात बताता हूं। पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था
1951 को फर्स्ट अनुसूची, नौवीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ी गई दोस्तों। देखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? देखिए इसमें 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 52, 1985। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी परीक्षा को उठा के देखिए, एसएससी से लेकर पीसीएस तक आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस सब वर्ष में जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। तो आपको 9th अमेंडमेंट, मैं आपको पूरा संविधान पढ़ाऊंगा आपको और एक एक अमेंडमेंट ऐसे याद करा दूंगा क्रम वाइज। ऐसे नहीं कि एक तरफ से अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक नहीं, मैं आपको ऐसे बीच बीच से सारे अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वां अमेंडमेंट हुआ था। और देखो 9वीं, अब कहेंगे आप कि पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें क्या था? इसमें ये कुछ नियम लागू किए गए थे कि कुछ आर्टिकल पर किसी का भी प्रभाव नहीं होगा, पार्लियामेंट का भी, मतलब इस टाइप का कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ आर्टिकल ऐसे बनाए गए, फ्री कर दिए गए। 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। अगला है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ये दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। 12वां अनुसूची जोड़ी गई, वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये 1993 में जोड़ी गई। ये 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। तो ये अनुसूचियां इस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। क्लियर? 12 टोटल हो गई, 8 पहले थी, 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को पूरे डिटेल पढ़ेंगे एक टॉपिक में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये कब कब जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत में इतना संविधान है भारत का, तो आप भारत का सबसे बड़ा संविधान है। अगर देशों की तुलना करें, अगर विश्व के अन्य देशों की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि अमेरिका में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7 अनुच्छेद हैं। मजेदार बात है ना। और कनाडा में 147 है, 147। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 128, 128 है। और अफ्रीका में 253 है, 253। तो हमारा देश का संविधान अगर विश्व के अन्य संविधानों की तुलना करें तो सबसे बड़ा संविधान है, उल्लिखित है। क्लियर दोस्तों? पहला टॉपिक मैं आपको क्लियर बताता जा रहा हूं, आप समझते आइए। दूसरा लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है। उससे पहले अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने अपने सर्व नियम कानून को लिखित रूप में धारित किया। लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी परंपराएं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे पूर्वजों के संस्कार कुछ अलिखित भी हैं, लेकिन वो हमारे संस्कार रूप में, व्यवहारिक रूप में लिए गए हैं। अगला है प्रभुता संपन्न। दोस्तों ये हमारे पहले वाले वीडियो में हमने प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ में जो चीजें बताई थी आपको। प्रभुता संपन्न क्या होता है? प्रभुता, संप्रभुता होती है, हम आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के गुलाम नहीं है। हमारी जनता संप्रभु है, हमारी जनता का खुद शासन है। अब देखो संप्रभुता 2 तरह की होती है दोस्तों, मैं इसको बताता हूं, आप समझते आइए। संप्रभुता किस टाइप की संप्रभुता हमारे पास है? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या क्या पावर होती है? देखिए पहला होता है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। संप्रभुता 2 तरह की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में क्या होता है? बाह्य में वैदेशिक या वैदेशिक बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई भी हम किसी का गुलाम नहीं है। अब इसमें भी आंतरिक में क्या आता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक। ये संप्रभु है कि नहीं? हमारे देश में संप्रभुता का है प्रभाव। वैदेशिक में मित्र, शत्रु, और तीसरा है संधि। हम संप्रभु हैं। क्लियर? ये मैं आपको बता रहा हूं संप्रभुता के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अब बात आती है अगली
समाजवाद। क्या है समाजवाद? समाजवाद हम बात कर चुके हैं, हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारा समाजवाद बीच के रास्तों को लेकर चला है। हम पूरी तरह से पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की कड़ी को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चले हैं। समाजवाद में सारी इकाइयां सरकार के अंडर में होती है, लेकिन यहां पर हमने लोकतंत्र समाजवाद को लेकर चले। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, हमारे यहाँ कोई राज धर्म नहीं है, हमारा कोई एक धर्म नहीं है, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म हमारे यहाँ बराबर की मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र जानते हैं, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र होता है दोस्तों। हमने जनता को पूरी आधार दिया है। अगला है गणतंत्र, गणराज्य। गणराज्य, हमारा जो मुखिया है मेन क्या है, निर्वाचित होगा। और ब्रिटेन में क्या है, जो सम्राट है वो कैसा होता है, निर्वाचित नहीं होता, वो राजवंशी होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, निर्वाचित है। हम इस चीज को कल पढ़ चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली, देखिए दोस्तों, शासन प्रणाली दो तरह की होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति जो होता है मेन फोकस होता है। ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतदान होता है बाकायदा, जैसे अमेरिका। और एक ट्रिक बता दूं आपको समझने के लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, हमारे गांव के प्रधान का चुनाव होता है डायरेक्ट। ऐसे मान लीजिए, उसको जोड़िए मत उससे, गांव के प्रधान का चुनाव होता है, एक तरह से वो क्या होता है, अध्यक्षात्मक हो गया। प्रधान पद हेतु, चेयरमैन पद हेतु तो डायरेक्ट हो गया ना वो। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को हम चयन करते हैं एमपी से, करते नहीं करते। तो इस टाइप से हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदात्मक है। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, ब्रिटिश की तरह होता है, लेकिन ब्रिटिश में भी रबड़ स्टैंप की तरह है, और वहां राजवंशी, हमारे यहाँ चयनित चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, एक बात और है संसदीय शासन प्रणाली में, हमारे संविधान में आर्टिकल 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जो हमारी मंत्रिपरिषद जो बनती है, जो सरकार चल रही है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75 की 3 में कहा गया। क्लियर। अब अगली बात आती है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता क्या होता है, लचीला, अनम्यता होता है कठोर। हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। देखिए हमारे संविधान में स्ट्रिक्ट नियम कानून भी है, नियमों के आधार पर हमारा देश चलता है। हमारे देश का शासन संविधान के आधार पर चलता है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ शासन संसद के आधार पर चलता है, भारत में शासन संविधान के आधार पर चलता है। देखिए लचीला कठोर संविधान, लचीला सॉफ्ट है। जब लचीला है तो हमारे यहाँ 108 के आसपास, 107-8 के आसपास अमेंडमेंट हो चुके हैं। इतने 100 से ऊपर हो गए, इतने की संविधान में अमेंडमेंट हुए नहीं हुए ना। लचीला है, हम कर सकते हैं, लेकिन कठोर इसलिए है, कठोर कि आसान नहीं है अमेंडमेंट करना। पूरा संसद की पूरी सिस्टम तैयार करके 2/3 बहुमत प्राप्त करके राज्यसभा, लोकसभा, और जो संविधान में संशोधन करना हो तो राज्यों का भी, जैसे जीएसटी पास किया था तो राज्यों का 50% सहयोग चाहिए। तो सारा सिस्टम इतना कठिन है, आसान नहीं है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को ले लीजिए, तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ आसान नहीं है। मैं सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा एक विहंगम दृष्टिकोण है पूरे भारतीय संविधान का। केंद्रोन्मुख संविधान, केंद्रोन्मुख, सारी शक्ति, वैदेशिक नीति, रक्षा नीति, वित्त नीति, सारा सिस्टम किसके अंडर में है, हमारा केंद्र के हाथ में है। हमारा पूरा पावर राज्य होते हुए भी केंद्रोन्मुख शक्ति है। पूरा केंद्र जो संघ सूची, राज्य सूची, संबद्ध सूची भी आपने सुना होगा, उसमें संघ सूची को भी मेन वरीयता दी गई है। जो कहेगा संघ, केंद्र को केंद्रोन्मुख संविधान बनाया गया है। हम राज्य नहीं तो राज्य क्या हो जाएंगे, राज्यों के अंदर तानाशाही आ जाएगी, राज्य अपने अपने रूस की तरह अपना अपना देश बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। अगला है एकल नागरिकता। आप जानते हैं ज्यादातर देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हम लोग संपूर्ण देश, अखंड भारत, अखंड भारत का मतलब
हम लोग अखंड भारत बनाते हैं, हम दोहरी नागरिकता नहीं देते। विदेशों में दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता वाले चैप्टर में डिटेल पूरी बात बताएंगे आपको। एक नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। आपने अभी वोट हुए तो वोट भी डाले होंगे 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने, 18 वर्ष से। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान के अंतर्गत 21 वर्ष की आयु हुआ करती थी। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से पहले हम वोट नहीं डाल सकते थे। ये कब हुआ? ये चेंज किया गया 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमने वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी। तब से 1989 से, और ये संशोधन 326 आर्टिकल, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। उस संशोधन में जोड़ा गया कि अब 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दी जाती है। ये संशोधन कर दिया गया। कौन सा? 61वां संविधान, 61वां संविधान संशोधन 1989, जो कि 21 वर्ष की उम्र को कम करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आनंद आ रहा आप लोगों को? सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी पॉलिटी के अंदर मजा आएगा, हर चीज में आनंद आएगा आपको। संकटकालीन प्रावधान, संकटकालीन प्रावधान में आपातकाल जिसे बोलते हैं 352, 360 और 356, ये 3 प्रावधान है दोस्तों। 352 में आपातकाल, कौन सा आपातकाल? ये है कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, उस कंडीशन में, या कोई गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाए तो आर्टिकल 352 के तहत हमारे आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी से बोलते हैं। एक होता है वित्तीय आपात, जो अब तक कभी लगा नहीं। जब आर्थिक स्थिति देश की खराब हो जाती है, बैंकें बिकने लग जाती हैं, तो उसे वित्तीय आपात बोलते हैं। एक होता है 356, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? राज्य की स्थिति खराब हो जाए और राज्यपाल को लगे तो वो केंद्र को निर्देशित करता है, राष्ट्रपति को बताता है कंडीशन ये है, तो केंद्र विचार विमर्श करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। 356 के तहत ये भी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे आपको आपातकाल के चैप्टर में। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, दोस्तों ये बताया था हमने, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, लेकिन ब्रिटेन वगैरह देशों में संसद सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। ये नहीं कि हमारे नेता चुन के पहुंच गए, जो चाहेंगे वो करेंगे, नहीं, संविधान के आधार पर होगा जो कुछ होगा, कोई गड़बड़ नहीं, हम संविधान के आधार पर ही कार्य करेंगे। अगला दोस्तों, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा एक ऐसा चैप्टर जो मेरी आप मेंस की वीडियो में बताया था कि मूल अधिकार हमारे देश की विशेष, अमेरिका में भी है, लेकिन हमारे मूल अधिकारों को विशेष दर्जा दी गई। यानी मूल अधिकार क्या है? हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुल 7 मूल अधिकार हैं, मैं आपको डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा। 7 मूल अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे, लेकिन उनको एक मूल अधिकार हमने खत्म किया, जिसे संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया, और आर्टिकल 300 के का में जोड़ दिया गया। 300 का का, अब का हमने जोड़ दिया तो इस टाइप से संविधान हमारे अनुच्छेद बढ़ गए, तो 300 के का में हमने जोड़ कर इसको विधिक लागू कर दिया, विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है नीति के निर्देशक। ये नीति के निर्देशक क्या होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। ये संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 तक वर्णित है, और मूल नीति निर्देशकों में हम खास बात को बताएंगे आपको कि एक और नई चीज की गई कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। ये बहुत खास बात की गई थी 42वें, जब तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं। अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये भी बाद में जोड़ा गया दोस्तों, मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य में क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने मूल कर्तव्य को जोड़ा। इसमें क्या था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4 के का में 51
एक का में ये जोड़ा गया, भाग 4 का खंड का और 51 का क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों 2002 में 86वें संविधान 1986 में 86वें संविधान संशोधन के आधार पर हमने 11वां वार्ड जोड़ा, जो 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का लिए हमें कर्तव्य देता है। लेकिन मैं आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक डिटेल इसमें पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक वाइज। देखिए अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट राज्यों में संतुलन बनाने के लिए न्यायपालिका सर्वोपरि है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो न्याय करेगी न्यायपालिका होगी वही मेन काम करेगी। ब्रिटेन के अंदर संसद है, हमारे यहाँ क्या है, संविधान है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, लेकिन हमारा मेन पावर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो स्वतंत्र है। तो हमारे एक न्यायपालिका पूरे देश को एक जगह संजोए रखना, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए हमने एक न्यायपालिका व्यवस्था। अगला दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना। अभी आपको बताया था मैंने 73वें 74वें संविधान संशोधन में हमने ग्राम पंचायतों को जोड़ा। ग्राम पंचायत 73 में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को जोड़ा 74 में। ये गांधी जी का सपना था कि अगर गांव तक हमारी सोच पहुंचेगी, गांव पावरफुल होंगे तो हमारा देश एक आदर्श देश बनेगा। तो ये हमने बाद में इनको जोड़ा। ये भी पूरी कहानी बताएंगे ग्राम पंचायत की, कैसी पूरी भरी कद मिली, किस टाइप से ग्राम पंचायतों को हमने आगे बढ़ाया। तो ये संवैधानिक विशेषता जो हमने बात करी दोस्तों, ये आपको एक मेन बात यह है कि भारतीय संवैधानिक विशेषताओं में आपको एक छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षा तो क्वेश्चंस भी लिखने आते हैं। और ये हमें पूरे संविधान का एक मतलब पूरा एक बायोग्राफी टाइप से हमने दे दी, मेन बातें दे दी, आउटलाइन दे दी कि हमारा संविधान ये है, मूल बातें ये थी। बाकी देखो हमारा संविधान उधार का थैला भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके आता है। हमारा मूल संविधान हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। 70% भाग हमारा 1935 के अधिनियम से है, बाकी हमने 30% भाग अन्य देशों के संविधान से लिया है। लेकिन कैसे क्या हम आपको अगले वीडियो में कल क्लास में देंगे दोस्तों, कहाँ से क्या लिया, कैसे लिया, और बहुत सारी डिटेल अगले वीडियो में। दोस्तों डेली मेरे वीडियो को आप सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और लोगों को शेयर जरूर करिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप ध्यान से मेरे वीडियो सुनते रहिए और आपकी परीक्षा में आपका मनोबल बढ़ता रहे, आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्तों।